डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जो विद्यार्थी F5 के हैं उनके लिए दूसरे प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी कि BA प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र 2 के पहले खंड की पहली इकाई हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि इकाई उस समय के काव्य साहित्य का परिचय देती है जब हिंदी भाषा बनने की प्रक्रिया में थी। इस इकाई में अपभ्रंश भाषा की उन कृतियों की चर्चा है जिनमें हिंदी का भी पूर्व रूप झलकता है। विद्यार्थी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भाषा स्वतः विकासमान और सतत प्रवाहमान होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भाषा को कुछ विद्वान बैठकर रचते हैं और फिर उसमें साहित्य का निर्माण कर उसका प्रचार करते हैं, फिर कुछ सदियों बाद कोई दूसरी भाषा रची जाती है, फिर उसका प्रचार होता है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भाषाएं भी वैसे ही विकसित हुई है जैसे मनुष्य खुद। मानव के विकास क्रम में उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली जो आदि मानव के आपस में बातचीत करने के संकेत के रूप में काम आई। बार बार प्रयोग करने के क्रम में उनमें सुधार और परिवर्तन आते गए और भाषाएं बनती चली गई। तो जब हम हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य की बात करने बैठते हैं तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि हिंदी भाषा की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। हिंदी की पहली साहित्यिक रचना कौन सी है? हिंदी का पहला काव्य कब रचा गया? ये सारे प्रश्न हमारे मन में प्रस्तुत होते हैं। ये प्रश्न भले ही छोटे दिख रहे हो, पर लगभग 150 साल से विद्वान इन प्रश्नों पर बौद्धिक व्यायाम करते आ रहे हैं और एक सही उत्तर, एक ऐसा उत्तर जिसमें सभी सहमत हो, ऐसा उत्तर अभी तक सामने नहीं आया है। हिंदी को जिस रूप में आज हम जानते हैं, जिस हिंदी में यह स्वाध्याय सामग्री लिखी जा रही है, उसका प्रादुर्भाव तो 19वीं सदी के मध्य में कहीं हुआ है। जिस हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहा जाता है, किंतु आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के पहले रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल भी आते हैं और इन कालों के काव्य नमूनों में हिंदी के बदलते स्वरूपों को हम देख सकते हैं। इस सतह प्रवाहमान काव्यधारा का स्रोत और पीछे जाता है अपभ्रंश काल तक। कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा मानते हैं तो कुछ उसे हिंदी का पूर्व रूप। हिंदी के सर्वमान्य मूर्धन्य आलोचकों, चिंतकों में से एक डॉक्टर नामवर सिंह की शोधात्मक पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। स्पष्ट है कि वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग भाषा मानते हैं। हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश पर लिखी गई अपनी पुस्तक का नाम पुरानी हिंदी रखते हैं, यानी वे अपभ्रंश को हिंदी का पूर्व रूप मानते हैं। इन दोनों ही मतों के पास अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर एक बात तो तय है कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी के विकास में अपभ्रंश साहित्य की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में हम सबसे पहले अपभ्रंश काव्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपभ्रंश का
भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ उसके बारे में देखें तो अपभ्रंश भाषा 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक साहित्य में प्रचलित रही। क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण इसके कई रूप जैसे पश्चिमी अपभ्रंश, पूर्वी अपभ्रंश सामने आए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इसी पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता भर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा साहित्य जगत पर छाई रही। सुदूर दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत में इस काल में अपभ्रंश काव्य की रचना हुई। जिन प्रमुख कवियों ने इस भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की, उनमें स्वयंभू और पुष्पदंत प्रमुख है। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू की पौमचर्यु जो रामायण कहलाती है और पुष्पदंत का महापुराण भारतीय साहित्य के अनुपम ग्रंथ है। अन्य कवियों में देखें तो जोइंदू, रामसिंह, हेमचंद्राचार्य, सोमप्रभ, जीनदत्त, अब्दुल रहमान यानी कि एदेहमान, सरह, कण्ह आदि उल्लेखनीय है। इन कवियों ने चरित काव्य, गीत काव्य, विरह काव्य, रहस्य प्रधान काव्य तथा कथा काव्य लिखे हैं। आज उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य का बहुत बड़ा भाग जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के रूप में मिलता है। जैन कवियों ने पौराणिक कथा प्रबंध, रहस्य और नीतियों पर रचनाएं की हैं। जैन अपभ्रंश साहित्य की भांति ही बौद्धों की अपभ्रंश रचनाएं भी धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। जैन बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त अपभ्रंश साहित्य की एक लौकिक धारा भी है, जिसमें श्रृंगार प्रधान प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती है। अब हम अपभ्रंश काव्य साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रबंधात्मक काव्य के बारे में जानेंगे। प्रबंध काव्य में सबसे पहले जिस कवि का नाम आता है वो है स्वयंभू। तो सबसे पहले स्वयंभू के काव्य में बात करेंगे। अपभ्रंश काव्य की इस धारा के प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू है। स्वयंभू ने
राम और कृष्ण से संबंधित चरित काव्य परंपरा का विस्तार और विकास किया है। राम को लेकर पौमचर्यु यानी कि पद्मचरितम तथा कृष्ण को लेकर रिठणेमी चर्यु अरिष्टनेमी चरित की रचना की है। स्वयंभू अनुमानतः 8वीं शताब्दी में हुए अपभ्रंश के पहले प्रमुख कवि है। स्वयंभू ने 4 ग्रंथ लिखे हैं, पौमचर्यु, पद्मचरित अथवा रामचरित, रिठनेमी चर्यु, अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण, पचमी चर्यु, नागकुमार चरित और 4 स्वयंभू छंद आदि पर स्वयंभू की प्रसिद्धि का आधार उनका राम काव्य अर्थात पौमचर्यु है। पौमचर्यु 5 कांड और 83 संधियों यानी कि सर्गों वाला एक विशाल महाकाव्य है। राम काव्य लिखने से पूर्व स्वयंभू अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं कि मैं जनता की भाषा में जनता के लिए काव्य का निर्माण कर रहा हूँ। राम का चरित्रांकन करते समय न तो उन्होंने आदर्श का दामन पकड़ा और न ही उसमें किसी प्रकार की अलौकिकता का समावेश किया है। उन्होंने अपने मुख्य चरित्र राम को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है जो आपदाओं के खिलाफ लड़ता है और जिसमें सहज मानवीय दुर्बलताएं भी है। रिटनेमी चर्यु या हरिवंश पुराण में स्वयंभू ने जैन परंपरा के 22वें अवतार तीर्थकर अरिष्टनेमी कृष्ण और पांडवों की कथा का वर्णन किया है। कथा कहने की शैली तथा कवित्व शक्ति पौमचर्यु से मिलती है। अपनी कृतियों में स्वयंभू संगीत, कला तथा काव्य शास्त्र के गहरे अध्ययन और चिंतन का संकेत देते हैं। इस काव्य धारा के दूसरे कवि है पुष्पदंत और हम अब उनके बारे में बात करेंगे। तो पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे बड़े कवि हैं। पुष्पदंत की प्रसिद्धि का आधार उनकी प्रमुख रचना महापुराण है। इसमें उन्होंने राम कथा, कृष्ण कथा और जिन तीर्थकरों को जीवन गाथाओं को शामिल किया है। कट्टर जैन धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने स्वभावतः राम और कृष्ण कथा की अपेक्षा ऋषभदेव को अधिक स्थान और महत्व दिया है। पुष्पदंत का काव्य कौशल राम काव्य में प्रकट नहीं हो सका है, पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन उन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। इस तरह स्वयंभू और पुष्पदंत अपभ्रंश के प्रबंध काव्य के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने अपभ्रंश की भाषा को साहित्यिक गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में इस तरह स्वयंभू और पुष्पदंत दोनों ही कवि अपभ्रंश साहित्य के सिरमौर है। यदि स्वयंभू में भावों का सहज सौंदर्य है तो पुष्पदंत में बंकिम भंगिमा है। स्वयंभू की भाषा में सहज प्रवाह है तो पुष्पदंत की भाषा में अर्थ गौरव की अलंकृत झांकी। एक सादगी का अवतार है तो दूसरा अलंकरण का उदाहरण। इस तरह स्वयंभू और पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। प्रबंध काव्य के बाद हम बात करें चरित काव्य की, तो जैन कवियों ने पौराणिक पात्रों और लोकप्रिय व्यक्तियों को केंद्र में रखकर अनेक काव्य लिखे हैं। इसमें हरिभद्र सूरी 1159 ईस्वी में हुए, उनका नेमिनाथ चर्यु, विनय चंद्र सूरी जो 1200 ईस्वी में हुए, उनका नेमिनाथ चर्यु पड़, पुष्पदंत का णय कुमार चर्यु और जस चर्यु प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अपभ्रंश में ऐसे चरित काव्यों भी लिखे गए जिसका मुख्य पात्र या तो कवि की कल्पना की उपज होता था या फिर चरित्र लोक कथाओं से लिया गया होता है। इस प्रकार के काव्यों को कथा काव्य कहने का भी प्रचलन था।
इस दृष्टि से धनपाल 10वीं शताब्दी रचित भविष्य दत्त कथा उल्लेखनीय है। प्रबंध काव्य, चरित काव्य के बाद हम बात करें मुक्तक काव्य की, तो मुक्तक काव्य धारा में दो तरह की भावधाराएं देखने को मिलती है। पहली, देह में बसने वाले देव का ध्यान करके लिखी गई रचनाएं, और दूसरी जैन गृहस्थों यानी कि श्रावकों को संबोधित करके लिखी गई रचनाएं, जिनमें तीर्थ, व्रत, उपवास तथा अन्य कर्मों का उपदेश है। इन रचनाओं में कवित्व का अभाव है। उसके बाद हम देखें जैन कवियों का रहस्यवादी काव्य, जिसमें जैन कवियों ने प्रबंध काव्य तो लिखे ही साथ उन्होंने दोहों के माध्यम से मुक्तक काव्य की रचना भी की। इस प्रकार के काव्य में रहस्यवादी साधना का स्वर सुनाई पड़ता है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जैन और ब्राह्मण धर्म की रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध किया है। भाषा, भाव और शैली की दृष्टि से ये दोहे निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। अपभ्रंश में निर्गुण काव्य लिखने वाले कवियों में जोइंदू 10वीं शताब्दी, जिनका परमात्मा प्रकाश और योगसार, और राम सिंह 1100 ईस्वी के आसपास, जिनकी पाहुड़ दोहा प्रमुख रचनाएं हैं। पाहुड़ दोहा परमात्मा प्रकाश और योगसार से श्रेष्ठ रचना है। इसमें लोक जीवन की घटनाओं के माध्यम से तत्वज्ञान की बात आसानी से रख दी गई है। उसके बाद हम देखें तो बौद्ध सिद्ध काव्य। बौद्ध सिद्ध काव्य में देखें तो जैन कवियों के समानांतर पूर्वी प्रदेशों में सिद्ध कवि भी साहित्यिक अपभ्रंश में कविता लिख रहे थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मगध में रहने के कारण इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग देखने को मिलता है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा मानते हैं। सिद्धों की संख्या 84 थी, पर इनमें सरहप्पा अथवा सोरोरु व्रज्र 8वीं शताब्दी ईस्वी और कणहप्पा या कृष्णपाद आचार्य जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में उल्लेखनीय है। सिद्ध साहित्य में सरहप्पा रचित 32 ग्रंथों का उल्लेख है, जिनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। इनमें इनके अलावा सबरपा, लुईपा आदि अन्य 14 सिद्धों की भी रचनाएं मिलती है। इन सिद्ध कवियों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक था। जैन कवियों के समान इन सिद्ध कवियों ने बाह्याडंबरों का विरोध किया और अंतर साधना पर बल दिया। जाति पाति का खंडन, झूठे शास्त्र, ज्ञान की निंदा, सद्गुरु की महिमा का बखान इनके काव्य की विशेष प्रवृत्ति रही है। सिद्धों की भाषा बिहार के जन समुदायों में प्रचलित अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट की भाषा है। इसमें आधुनिक भाषा के विकास के चिन्ह पाए जाते हैं। सिद्धों की भाषा को विद्वानों ने संघा भाषा कहा है, जो सिद्धों की भाषा है। सिद्धों के बाद हम जाने तो आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य अध्यात्म प्रधान उपदेशमूलक साहित्य है। इनमें शांत रस का परिपाक पाया जाता है और बाह्याचारों का खंडन है। नाथ साहित्य के प्रमुख सर्जक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंठा शक्ति का जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन है। इनकी रचनाओं में अनुभूति का स्वर प्रधान है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अभिमत है कि संधि काल का आध्यात्मिक साहित्य भक्तिकालीन साहित्य की जड़ है। नाथ पंथ के जोगियों ने नागर
अपभ्रंश या ब्रज का ढांचा लिया। अपभ्रंश या ब्रज का ढांचा लिया, इनमें खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित भाषा की झलक मिलती है। इन सब के बाद ऐसा काव्य भी रचा गया जिसे हम वीर और श्रृंगार काव्य कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण के दोहे हेमचंद्र ने 10वीं शताब्दी में सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया, किंतु विशेष बात यह है कि अपभ्रंश का उदाहरण देते समय उन्होंने पूरा का पूरा दोहा उद्धृत किया है। उन्होंने अपभ्रंश के जिन दोहों को उद्धृत किया है उनके रचयिताओं के बारे में ठीक से कुछ मालूम नहीं हो सका है। हेमचंद्र के व्याकरण में जो अपभ्रंश दोहे संकलित है उनमें अपभ्रंश के श्रृंगार और वीर काव्य का परिचय मिलता है। उसके बाद दूसरी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक संस्कृत काव्य मेघदूत की परंपरा पर आधारित एक संदेश काव्य है, जिसके रचयिता अब्दुल रहमान या अदहमान जो 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुए हैं, उनके बारे में बात है। इसमें बीच बीच में प्राकृत गाथाएं भी है। इसमें विजयनगर की वीरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से पति को संदेश भेजती है। इसमें 223 छंद है। इसका प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। कवि का उद्देश्य कथा कहना नहीं है, अपितु नायिका का विरह वर्णन करना है। पूरा देश विरह से भरा पड़ा है। इसमें ऋतुओं का वर्णन विस्तार से हुआ है। होली आदि उत्सवों का तन्मयता से वर्णन किया है। कृति में अनेक छंदों का प्रयोग है। सर्वाधिक रासक छंद का प्रयोग मिलता है। अब हम अपभ्रंश और हिंदी का संबंध के बारे में बात करें तो हम पहले ही संकेत कर आए हैं कि भाषाएं सतत प्रवाहमान होती है। प्रयोग से वे घिसती है, पुराना छूटता जाता है, नया जुड़ता जाता है और वे बदलती जाती है। रोजमर्रा की सामान्य बोलचाल की भाषा में यह प्रक्रिया ज्यादा और तेजी के साथ होती है। साहित्यिक भाषा अपेक्षाकृत रूढ़ होती है, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं होते। पहले साहित्यकार ने जब अपनी रचना की होगी तो वह निश्चित रूप से जन भाषा में रही होगी। कई रचनाएं हो जाने के बाद वह भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में रूढ़ हो जाती है, जबकि जन भाषा निरंतर बदलती जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब जन भाषा और साहित्यिक भाषा दोनों बहुत अलग भाषाएं लगने लगती है। तब नए साहित्यकार अपने को जन से जोड़ सकने को आकांक्षा से उस परिवर्तित जन भाषा में साहित्य रचना करने लगते हैं। यहाँ क्रम चलता है और साहित्य की भाषा भी कुछ सदियों बाद बदलती जाती है। जन भाषा में परिवर्तन को यह प्रक्रिया निरंतर सहज ढंग से होती चलती है और सामान्य रूप से दिखाई नहीं पड़ती, जबकि साहित्य में यह परिवर्तन कुछ अंतराल पर होता है और साफ साफ दिखाई पड़ता है। हिंदी भी इसी प्रकार क्रमिक विकास से उपजी हुई भाषा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उत्तर भारत में भाषाओं के विकास का क्रम इस प्रकार बताया गया है, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि आधुनिक भारतीय भाषाएं। अपभ्रंश एक व्यापक जन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा थी, जिससे इसके विविध रूप थे, जैसे सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खस, पैसाची आदि।
सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी यानी कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, मेची, मारवाड़ी, मालवी आदि का अर्धमागधी पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी यानी कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला आदि का विकास हुआ। अपभ्रंश से हिंदी के विकास क्रम में एक स्थिति अवहट को भी जाती है। हालांकि अवहट भी संस्कृत निष्ठ अपभ्रंश शब्द का ही तद्भव रूप लगता है। 14वीं सदी के विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट भाषा में लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। इस तरह स्पष्ट है कि हिंदी और उसकी बोलियां अपभ्रंश का ही क्रमिक विकास है और इस बात में विद्वानों में मतभेद भले ही हो कि अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की प्रारंभिक रचनाएं माना जाए कि नहीं, पर इतना तो बिना किसी विवाद के निश्चित ही है कि अपभ्रंश को काव्य रचनाएं ही हिंदी काव्य रचना को पृष्ठभूमि रचती है। तो आज हमने अपभ्रंश भाषा के बारे में जाना, जिसके सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि भाषा सतत प्रवाहमान होती है और उसमें समय के साथ साथ परिवर्तन अवश्य संभव है। जनभाषा जल्दी ही जल्दी बदलती है, जबकि साहित्यिक भाषा अपेक्षाकृत रूढ़ होती है। उनमें परिवर्तन काफी अंतराल के बाद आता है। हिंदी का विकास भी पुराने समय से चली आ रही भाषाओं के निरंतर परिवर्तित होते रहने से ही हुआ है। इस विकास क्रम में हिंदी के ठीक पहले अवहट और उससे भी पहले अपभ्रंश की स्थिति है। अवहट को ही पुरानी हिंदी भी कहा गया है। विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता अवहट भाषा में लिखी गई सबसे प्रशस्त रचना है। अपभ्रंश भाषा का काल विद्वानों ने 8वीं से 14वीं सदी तक माना है। सरहप्पा अपभ्रंश का प्रयोग करने वाले पहले रचनाकार माने जाते हैं। स्वयंभू रचित पौमचर्यों को अपभ्रंश की पहली साहित्यिक रचना माना जाता है। अपभ्रंश के अन्य यशस्वी कवियों में पुष्पदंत, महापुराण, जोइंदू, योगसार, रामसिंह, पाहुड़दोहा, शालिभद्र सूरी, भारतेंद्र बाहुबली रास आदि के नाम आते हैं। हिंदी साहित्य की परिगणना में अपभ्रंश साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, यह विद्वानों के बीच वाद विवाद का विषय रहा है। किंतु हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में, उसके आधार के रूप में अपभ्रंश काव्य साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। तो आज हमने अपभ्रंश साहित्य की बात की, उनके कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नई इकाई, नए कवि, नई साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः